अध्यक्ष श्री उदयनारायण चौधरी जी और जो आशा के संस्थापक सदस्य और सचिव रह चुके हैं, मंचासीन प्रोफेसर हेमंत कर्ण साहब, आर्यन शर्मा जी और पटना विश्वविद्यालय के 2 विभागों के विभागाध्यक्ष और मंच के बाहर बैठे हुए मित्रों, देवियों, सज्जनों। चूँकि मेरा प्राधिकरण का कार्यक्रम 11 बजे से ही था, चूँकि आशा का कार्यक्रम था, तो मैंने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया था कि हम लोग कोशिश करें 11 बजे के पहले चले जाने का, परंतु जैसा कि उन्होंने बताया कि श्रोताओं के आने में देर हो जाने के कारण कार्यक्रम भी देर से शुरू हो पाया, जबकि हमारे मुख्य अतिथि और हमारे विशिष्ट अतिथि समय के पूर्व ही आ गए थे। मैं जानता हूं कि मुख्य अतिथि महोदय को भी 11 बजे से उन्होंने भी बैठक बुला रखी है, इसलिए कोशिश थी कि वे भी शीघ्र हम लोग सुने। इसलिए मैं अपनी बात बहुत ज़्यादा समय लेकर नहीं कहना चाहूँगा, चूँकि मेरा टेलीफोन भी आ गया कि लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उदय जी ने बहुत ही सारगर्भित तरीके के साथ पूरी डेमोक्रेसी के बारे में, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे है, उसकी अच्छाइयों के बारे में और चुनौतियों के बारे में हमें बताया और बहुत हमें अच्छा लगा। चूँकि ये विश्वविद्यालय के लोग बैठे हुए, इसलिए हम सभी जानते हैं कि 2 तरह की डेमोक्रेसी दुनिया में प्रचलित है, एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अमेरिका जिसकी चर्चा हुई रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, परंतु वहाँ भी चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। सीनेट और रिपब्लिकन जो कांग्रेस जिसको हम वहाँ कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स कहे जाते हैं और सीनेटर कहे जाते हैं, उनका प्रेसिडेंट के ऊपर चाबुक चलती है। आज के अखबार पर आपने पढ़ा होगा कि ओबामा केयर को रिप्लेस करने के लिए जब सीनेट में ट्रंप की हार हुई तो कल उनकी जीत हुई है कांग्रेस में, लेकिन अभी भी डर है कि सीनेट में पता नहीं क्या होगा। तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में भी बिना चेक एंड बैलेंसेस के नहीं चलता, डिक्टेटरशिप में बिना चेक एंड बैलेंसेस के चल सकता है। हमने वेस्टमिनिस्टर मॉडल अपनाया, जो मैग्ना कार्टा की चर्चा की गई है। किंगशिप खत्म होने के बाद जनता को अधिकार मिलने, ग्रेजुअल अधिकार मिलने शुरू हुए और बाद में पार्लियामेंट को ज़बरदस्त अधिकार मिला हुआ है। उस वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को, बाईकैमरल डेमोक्रेसी को, डायरेक्ट इलेक्शंस वाले डेमोक्रेसी को हमने अपनाया। और निश्चित तौर से इसके लिए हमें अपने संविधान निर्माताओं के प्रति और आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने भाग लिया, हम सभी तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, शायद इसमें बैठे हुए लोगों में से कुछ लोग पैदा हुए होंगे, हम लोग तो बाद की पैदाइश है। जिन्होंने भाग लिया उन सभी के प्रति हमें विनम्रतापूर्वक उनको स्मरण करना चाहिए कि उनके संघर्ष के कारण आज़ादी मिली। और आज़ादी के पूर्व से ही ये चर्चा हो गई कि हम ऐसा मॉडल अपनाएंगे जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होगा, जहाँ पे जनता के चुने हुए नुमाइंदे जनता के द्वारा चुन करके सीधे आएंगे और वो जनता के प्रति जवाबदेह होंगे। और उसका प्रतिफलन ये रहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो संविधान बना, हम कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक ऐसा संविधान देते हैं जो डेमोक्रेटिक होगा, जो रिपब्लिक होगा, जो सॉवरेन होगा। और बाद में हमने सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड भी जोड़ा। आशा उससे जुड़ी हुई है कि आशा का मानना है कि जो हमने एक सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की कल्पना की है, उसे निश्चित तौर से इस डेमोक्रेसी के माध्यम से ही ज़मीन पर उतारा जा सकता है और उतारने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। मित्रों, चूँकि मैं ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं 2-3 चीज़ें केवल कहना चाहूँगा। मुझे काफ़ी मौका मिला है अपने सेवा काल में विभिन्न प्रदेशों में ऑब्जर्वर बन के जाने का, और बिहार में भी चुनाव कराने का मुझे कई जगह पे मौका मिला। अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से लेकर कलेक्टर के लेवल तक जो रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका होती है, हमने निर्वहन किया। जिस चुनौती की ओर मैं इशारा करना चाहता हूँ, शायद उदय जी कहना चाहते रहे होंगे लेकिन नहीं कह पाए, वो है धन की बढ़ती हुई ताकत।
हम में से जो हम सभी बैठे हुए हैं, 2 सज्जनों को छोड़ के बाकी ने चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन मैं जानता हूं कि जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको कितनी परेशानी होती है, कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वो कहाँ से पैसे लाते होंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि धन की शक्ति इतनी बड़ी ताकत हो गई है कि आपने तमिलनाडु में तो देखा, तमिलनाडु में एक चुनाव को इसलिए रद्द कर दिया गया, दिनाकरन को इसलिए जेल में भेजा जा चुका है क्योंकि उसने इलेक्शन कमीशन तक को भी ब्राइब करने की कोशिश की। जबकि याद कीजिए, अम्मा इज़ वेरी पॉपुलर इन तमिलनाडु। हमारे बहुत सारे बैचमेट्स जो तमिलनाडु में हैं वो अम्मा के गवर्नेंस के गुणों से इतने प्रभावित हैं, उन्हें लगता है कि अम्मा गवर्नेंस की प्रतीक है। लेकिन गवर्नेंस, बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी के बारे में कहते हैं द बेस्ट गवर्न, जिस द कम्युनिस्टों की आलोचना करते हुए कहते हैं बेस्ट गवर्नेंस ही असली गवर्नेंस है। लेकिन उस अम्मा के दल में भ्रष्टाचार और पैसे की जो ताकत है, और मुझे कहने दीजिए, मैं पूरे जवाबदेही के साथ कह रहा हूं कि तमिलनाडु के बारे में मशहूर है कि इलेक्शन के दौरान जब पार्टियां अपने प्रचार के लिए वोटर्स को अपने चुनाव चिन्ह के साथ वोटर लिस्ट से उनका नाम वाम निकाल करके भेजती हैं, उसके साथ 500 या 1000 रुपये का नोट लगा रहता है। और 2 जो बड़ी पार्टियां हैं उनके बारे में सुना गया कि दोनों नोट देते हैं। अब ये वोटर पर निर्भर करता है कि वो नोट दोनों से लेकर के किसको वोट देता है। ये भयानक चीज़ है। मुझे कर्नाटका में ऑब्जर्वर 2009 में बनाया गया था और मुझे ताज्जुब हुआ क्योंकि बिहार में हम लोग एक दूसरी समस्या से निपटते रहते थे इलेक्शन के दौरान। कौन समस्या थी? हम गाड़ियों की चेकिंग करते थे। किस बात के लिए? हथियारों के लिए, इलीगल आर्म्स के लिए। इलेक्शन में बूथ कब्जा करने के लिए इलीगल आर्म्स स्मगल हो रहे होंगे, गुंडे आ रहे होंगे, असामाजिक तत्व आ रहे होंगे। वहाँ पे पता चला, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऑब्जर्वर्स भी रात को जाके चेक करें कि गाड़ियों से कैश तो नहीं आ रहा। ये अपने आप में आश्चर्यजनक खबर हमारे जैसे बिहारी के लिए थी कि दक्षिण भारत में पैसे की ताकत से डेमोक्रेसी को सबवर्ट किया जा सकता है। और आपको सुनकर के दुखद आश्चर्य होगा, क्योंकि इसमें कुछ कम्युनिस्ट लोग भी बैठे हुए हैं, उन्हें और आश्चर्य होगा कि उन्होंने वोटर्स को, पैसे वालों ने घूस देने के अजब गजब तरीके निकाल लिए थे। एक तरीका था, आप समझेंगे कि बारात पार्टी आई हुई है और बारात पार्टी का भोजन हो रहा है। ज्ञात हुआ कि पॉलिटिकल कैंडिडेट उस बारात पार्टी के पूरे भोजन को स्पॉन्सर कर रहा है। शादियों के लिए गहने लोग खरीदते हैं, गहनों की खरीद फरोख्त हो रही है, और ज्ञात होता है कि वोटर्स को जिनके यहाँ शादियां हैं, कैंडिडेट्स ने कोई चिट दे दिया है किसी दुकान के नाम से, वो जाके जितने गहने खरीद लेगा और उसका पेमेंट उस कैंडिडेट के द्वारा हो जाएगा। और किसको देता होगा? जिसके पास वोट होता होगा, जो वोट दिलवा सकता होगा। हमें स्मरण है कि हम लोगों ने जवाहरात के विक्रेताओं को बुलाया और कहा कि अगर आप बेचते हैं कोई चीज़ तो ध्यानपूर्वक देखिए कि जिसको आपने दिया है वो वास्तव में उसके यहाँ शादी है, वह पैसा दे रहा है। आप चेक से पेमेंट लीजिए, आप कैश का पेमेंट मत लीजिए। गाड़ियों की चेकिंग करके कैश बरामद होते, भारी मात्रा में कैश बरामद होते। आंध्रा में अखबारों में निकलता कि उस दौरान काफ़ी बड़े पैमाने पे कैश बरामद हुआ। तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटका में, केरल को छोड़कर, केरल एक अपवाद था। तो ये जो पैसे की ताकत है, यहाँ पर भी जिसके पास पैसा नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी की हम जितनी भी प्रशंसा कर लें, वे चुनाव में खड़े होंगे तो मुझे लगता है कि हमको और शायद हमारे सचिव को और आशा के लोगों को शायद 5-5, 10-10 पर रुपये इकट्ठा करने पड़े और वो चुनाव नहीं जीत सकते। इसकी कोई गारंटी नहीं कि चुनाव जीत जाएंगे। शर्मा जी देखिए सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि इस बात पे, जैसा कि आपने जाति की बात कही, मैं कहता हूँ ये जो पैसे की ताकत है, हम लोग अखबारों में आजकल देख रहे हैं कि पैसे की जिसके पास ताकत है वो बड़ा नेता।
अगर उदय नारायण चौधरी के पास, माफ़ करेंगे, पैसे की ताकत नहीं होगी तो ये अपनी पार्टी के बड़े नेता नहीं हो सकते, क्योंकि इनको अपने पार्टी के लोगों को खिलाने पिलाने और अन्य चीज़ों के लिए रकम की आवश्यकता है जो ये नहीं जुटा सकते। तो बेघरों के घर में रहने वाले लोग हैं, हमसे तो इनका 30 वर्षों से ज़्यादा का संपर्क है, संबंध है, मित्रता है, इसलिए मैं जानता हूँ। तो जो पैसे की ताकत है ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी चुनौती है। अब मुझे लगता है कि इसे इंडियन वोटर्स को समझना पड़ेगा कि चुनौती का मुकाबला कैसे किया जाए। इलेक्शन कमीशन कई तरह के रिकमेंडेशंस देता रहा है और उस पर स्वाभाविक है कि जिनके बीच रिकमेंडेशन जाते हैं, मुझे कहने दीजिए कि फिर वो उस रिकमेंडेशन के साथ वो क्या करेंगे। जो दूसरा खतरा है गुंडों का, असामाजिक तत्वों का। 2015 के चुनाव में मैंने फेसबुक देखा, फेसबुक पे बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी और ये पाया गया कि बिहार के कंस्टिट्यूंसी में एक असामाजिक तत्व जो जेल में बंद था, अगर आप फेसबुक देखते तो आप समझ जाते कि वो जीतने जा रहा, और वो एंड ही वन हैंड्स डाउन, चाहे उसका कारण जाति रहा हो, चाहे उसका कारण जो भी रहा हो। एक सज्जन ने जो उसके विरुद्ध चुनाव लड़े थे और मेरे मित्र हैं, उन्होंने उसमें लिखा कि भगवान परशुराम की कृपा से मुझे अपने पार्टी ने टिकट दिया। तो तुरंत उसका उत्तर मैंने देखा फेसबुक पर कि तुम, उनके बारे में था कि तुम जाति द्रोही आदमी, तुम कहाँ से परशुराम की कृपा से तुमको मिला, फलाने भैया जो जेल में व्यक्ति था वह जिंदाबाद। और देखा गया कि 30, 40, 50 लोगों ने उस जेल में बंद व्यक्ति के प्रशंसा में काफ़ी कसीदे पड़े। और ये पहली बार नहीं हो रहा बिहार में, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला मूलवासी हूँ, और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से गुंडों ने विधानसभा पे कब्जा किया हुआ है, बहुत सारे बलात्कार के जुर्म में जेल भी भेजे गए, ये आपने इस बात को देखा होगा। उत्तर प्रदेश तो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ, चूँकि मैं वहाँ के पुलिस में रह चुका हूँ, मैं IPS में पहले था, वहाँ एक सरकार आती है, उसके गुंडे पनपते हैं, वो उसको इलेक्शन जितवाने में मदद करते हैं। जब दूसरी सरकार आती है उन गुंडों को इनकाउंटर कराती है। वहाँ पे इनकाउंटर का इनफॉर्मल कोटा फिक्स होता है जिलों का, जिलों को कोटा दिया जाता है कि इतने लोगों को मार देना है, और वो मार दिए जाते हैं। हम लोग जब थे उस समय भी कोटा आया था, लेकिन कोटा लिखित नहीं होता, ये कहा जाता है कि हाँ ऐसा आपको करना है, और वो वही होता है कि मेरे गुंडों ने उत्पात किया, आपकी सरकार आ गई, आपने अपने गुंडों से हत्या करवा दी। ये जो असामाजिक तत्वों की ताकत है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को विशेष कर रही है, मैं समझता हूँ कि यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो दो चुनौतियाँ, जो धन की ताकत और असामाजिक तत्वों की ताकत, सजायाफ्ता लोगों की ताकत, इसको समझना पड़ेगा। मैं धनबाद का डिप्टी कमिश्नर रह चुका हूँ, जो बिहार में था। तो सूरजदेव सिंह माफिया, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, सूरजदेव सिंह जो इतने बड़े माफिया थे, वो झरिया से चुनाव जीत जाता था, और उसके सामने खड़ा हुआ कैंडिडेट अपनी जान की भीख भी मांगता था। उसकी क्षमता थी कि उसके यहाँ जब रेड हुआ और उसके रेड में पैसे बरामद करके लाए गए थाने में, झरिया थाने में, उसने झरिया थाने में पहुँच करके उस रेड के पैसे को वो लेके चला गया। उसके जीते सरकार ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन लगातार चुनाव जीतता रहा। उसके बाद उसके परिवार, आप अखबार में पढ़ रहे होंगे, उसी परिवार से दो भाइयों, सूरजदेव सिंह और उनके दूसरे भाई के बच्चों के बीच में क्या युद्ध चल रहा है। और सारा युद्ध किस बात के लिए है? कोयले के ऊपर किसका कब्जा हो, कोयले की लड़ाई वहाँ पे चलती है, ठेकेदारी की लड़ाई चलती है, माफियागिरी में कौन नंबर 1 माफिया रहेगा, आपस में लड़ाई हो रही है। हमने उसके घर पे छापा डाला था, एक हत्या हुई थी, उन सबों ने मुगल सराय में हत्या की थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ताकत है कि जनता भी अनफॉर्चुनेटली इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को पसंद करती है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं समझता हूँ कि ये धनबल और ये असामाजिक तत्वों की चुनौती डेमोक्रेसी को जो पवित्र संस्था के रूप में हम लोगों ने माना है, उसको निश्चित तौर से ज़बरदस्त ढंग से चुनौती पेश कर रही है, ज़बरदस्त ढंग से उसको विशेष करने की प्रक्रिया में लगी हुई है। और एक सजग वोटर के रूप में इसका मुकाबला करना ही मुझे लगता है इसका समाधान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत